अक्सर लोग जीएस और हिस्ट्री पढ़ते हुए प्राचीन भारत से भागते हुए देखे जाते हैं। आप मॉडर्न हिस्ट्री को तो बड़े रोचक रूप से पढ़ और समझ लेते हैं, लेकिन एंशियंट हिस्ट्री आपको काफ़ी बोरिंग लगता है। दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको ये फीलिंग आज के बाद नहीं आने दूंगा। ये टॉपिक्स बहुत ही रोचक है। नमस्कार दोस्तों, अवेयर माई इंडिया चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सुमन साहब। दोस्तों, आज की ये क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास के पहले टॉपिक पाषाण काल की। आपके एग्ज़ाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाने की खूब संभावनाएं होती है, इसीलिए आपको ये टॉपिक अच्छे से समझना चाहिए। साथ ही आपको इसका नोट्स भी बनाना चाहिए। यदि आप इस वीडियो को देखने के बाद इससे जुड़े किसी भी किताब को पढ़ते हैं तो ये टॉपिक आपको आसानी से समझ आ जाएगी। आइए फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। प्राचीन भारत में आपको केवल इन 8 टॉपिक के बारे में ही पढ़ना है, जिसमें स्टोन एज, कॉपर एज, वैदिक एज, बुद्धा एज, मौर्य एज, लेटर मौर्य एज, गुप्ता एज और लेटर गुप्ता एज होगा। यहाँ परेशान होने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा। ये 8 टॉपिक है, जिसमें आज का टॉपिक है स्टोन एज, और स्टोन एज से जुड़ी चीज़ों के बारे में आज की क्लास में आप पढ़ने वाले हैं। यकीन मानिए, इन 8 टॉपिक के बाद आपका पूरी तरीके से ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो आइए देखते हैं स्टोन एज के बारे में। पाषाण काल के साक्ष्य जिस तरह अफ्रीका, यूरोप आदि देशों से प्राप्त हुए हैं, भारत में प्राप्त नहीं होते हैं। पहले आपको ये जानना चाहिए जो पाषाण काल होता क्या है। पाषाण काल इतिहास का वह समय होता है जब मानव ने सबसे पहले पत्थर का उपयोग किया। मानव जाति की जब शुरुआत होती है तो उन्होंने सबसे पहले पत्थर उठाया। एक छोटे बच्चे को भी आप देखेंगे, जब उन्हें भी किसी तरीके की कोई कठिनाई होती है तो रास्ते से एक पत्थर उठा लेते हैं और वो आप पर उसे थ्रो करते हैं या फेंकते हैं। इसी तरीके से मानव के अंदर भी जब धीरे धीरे उसका विकास हुआ तो सबसे पहले मानव ने पत्थर उठाया। इसीलिए पत्थर उठाने के कारण इस काल को पाषाण काल के रूप में जाना जाता है। पाषाण यानी पत्थर, और इसी को स्टोन एज भी कहा जाता है, स्टोन पीरियड के रूप में जाना जाता है। अब स्टोन एज जैसे अन्य जगहों पर मिला है, जैसे अफ्रीका में या फिर यूरोप में, वैसे भारत में प्राप्त नहीं होता है। इसके पीछे बड़ी वजह जलवायुगत समस्या है। जी दोस्तों, जलवायु के कारण हमारे भारत में, या कुछ अब कहें कि भौगोलिक समस्याओं के कारण हमारे भारत में थोड़ा लेट से पाषाण काल की शुरुआत होती है। क्योंकि आपको मैं बताऊं, हमारा भारत गोंडवाना लैंड का पार्ट था, और इस गोंडवाना लैंड के केस को भी हम आगे जानेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र करूँ तो हमारा भारत विश्व के अन्य क्षेत्रों से थोड़ा सा अलग था, और ये पहले एक गोंडवाना लैंड का पार्ट था, जिससे टूटने के बाद यह बना है। तो इस भौगोलिक और जलवायुगत समस्याओं के कारण भारत में लेट से पाषाण काल का स्टार्ट होता है। इस पॉइंट को आप अच्छे से समझ चुके हैं। तो विश्व में पाषाण काल की शुरुआत 20 लाख बीसी से मानी जाती है, जबकि भारत में इसकी शुरुआत 5 लाख बीसी से आसपास जानी जाती है। ये पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप नोट्स बनाते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। तो विश्व में पाषाण काल की शुरुआत 20 लाख बीसी से मानी जाती है, जबकि भारत में कितने 5 लाख बीसी से मानी जाती है। भारत में, चूँकि हम भारत के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम जानते हैं भारत में पाषाण काल को 3 भागों में बांटकर समझा जाता है, जिसमें सबसे पहले है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल 5 लाख से लेकर 10,000 बीसी तक होती है। ये बीसी तक होती है। अब ये बीसी और एडी क्या है, अभी तुरंत इस पर आएंगे हम लोग, बस यहाँ समझिएगा पूरा पाषाण काल 5 लाख से लेकर 10,000 बीसी तक का काल है। फिर मध्य पाषाण काल 10,000 से लेकर 6,000 बीसी तक का काल है, जबकि नव पाषाण काल 6,000 से लेकर 3,000 बीसी तक का कालखंड था। आइए अब बीसी और थोड़ा सा एडी के राज्य से पर्दा हटाते हैं। दरअसल
समय, अगर हम एक समय लाइन को देखें तो अभी वर्तमान में 2023 चल रहा है। ठीक है, आज 2 जून 2023 है, तो 2023 चल रहा है। अभी कुछ साल पहले आप लोग देखे होंगे, अभी 2022 था, फिर 2021 था, इस तरीके से चल रहा है। ये 2023 जो आज है, इसकी गिनती कहीं से तो प्रारंभ हुई होगी, जीरो से, तभी तो 2023 है। तो जीरो से लेकर 2023 तक का जो ये समय है, ये एडी कहलाता है, यानी एनो डोमनी या ईसवी सन इसे कहते हैं। जबकि जीरो से पहले का जो समय है, इसे हम लोग बीसी कहते हैं। इसे बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो गिनती की शुरुआत हुई है इस जीरो की गिनती ईसा मसीह के जन्म के साथ शुरू हुई थी, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म के साथ इस गिनती की शुरुआत मानी जाती है। कहीं कहीं जीसस क्राइस्ट की मृत्यु से भी शुरुआत मानी जाती है 33 ईस्वी से। तो ये आपकी जीरो की शुरुआत यहीं से हुई है। अब इस जीसस क्राइस्ट के साथ तो इतिहास का प्रारंभ नहीं हुआ, जीसस क्राइस्ट से पहले भी इतिहास था। तो इसीलिए जीरो से पहले के इतिहास को हम लोग बीसी के रूप में, यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा से पहले का कालखंड कहते हैं। तो यहाँ जो आपने देखा है 5 लाख से लेकर 10,000 बीसी तक में पूरा पाषाण काल था। इसका मतलब है ईसा मसीह के जन्म से 5 लाख साल पहले से लेकर 10,000 बीसी तक का कालखंड पूरा पाषाण काल कहलाता है। तो देखेंगे यहाँ अगर 5 लाख है, इस टाइम लाइन को थोड़ा और आगे करते हैं, यहाँ 5 लाख बीसी है, तो 5 लाख बीसी के बाद उल्टी गिनती होगी तभी तो जीरो पर पहुँचेगी। 5 लाख, फिर 4 लाख, फिर 3 लाख, फिर 2 लाख, फिर 1 लाख, फिर जीरो, फिर इधर से जब बढ़ेगा तो 1 2 3 करते हुए 2023 तक आएगी। तो ये ध्यान रखेंगे 5 लाख बीसी से 10,000 आपको कहाँ मिलेगा, तो 10,000 आपका यहाँ पे मिलने वाला है। तो 5 लाख से लेकर 10,000 बीसी पूरा पाषाण काल कहलाता है। आई होप अब आप समझ चुके होंगे ये उल्टी गिनती यहाँ पे क्यों होती है। ठीक है, तो ये आपने देखा 5 लाख से लेकर 10,000 बीसी तक की होती है बातें। अब इसके बाद दूसरा देखिए तो मध्य पाषाण काल फिर 10,000 से लेकर 6,000 बीसी तक का कालखंड होता है। यहाँ भी उल्टी गिनती है क्योंकि बीसी है यानी बिफोर क्राइस्ट है। फिर नव पाषाण काल 6,000 से लेकर 3,000 बीसी तक का कालखंड होता है। तो इन दोनों पॉइंट को आप अच्छे से समझ चुके हैं। एक बार फिर से देखिए, विश्व पाषाण काल की जैसे साक्ष्य अफ्रीका यूरोप में मिला है, भारत में नहीं प्राप्त होता है। क्या वजह है? तो जलवायु और भौगोलिक समस्याएं हैं। हमने कहा भौगोलिक कारणों से भारत में ऐसे पाषाण काल पुराने रूप में नहीं मिलते, ये नए रूप में मिलते हैं। विश्व में 20 लाख बीसी में मिलता है, जबकि भारत में 5 लाख बीसी में मिलता है। भारत में पाषाण काल को 3 भागों में बांट कर सकते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। यानी पाषाण काल को आप अपने पढ़ने की सरलता के दृष्टि से पूरा पाषाण यानी एक पुराना वाला पाषाण काल, एक बीच वाला पाषाण काल यानी मध्य पाषाण काल और एक नया वाला पाषाण काल में बांट सकते हैं। यानी इस तरीके से एक ही कालखंड जो 20 लाख से लेकर 5 लाख से लेकर हम कह सकते हैं 3,000 बीसी तक का जो कालखंड है, 3,000 बीसी, इसी को 3 भागों में बांट देते हैं। एक पुराना वाला हो गया, पुराना वाला, एक बीच वाला यानी मध्य वाला और एक नया वाला यानी नव हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, पूरा पाषाण काल को पैलियोलिथिक कहा जाता है। डायरेक्ट इससे आपको इस तरीके से प्रश्न बनता है पैलियोलिथिक पूरा पाषाण काल के संबंध को लेकर। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है, पूरा पाषाण काल को ही पैलियोलिथिक कहा जाता है, जबकि मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक कहा जाता है और नव पाषाण को नियोलिथिक कहा जाता है। तो इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा एफर्ट करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक एक करके पूरा पाषाण काल को देखते हैं, फिर मध्य पाषाण काल को देखेंगे और फिर नव पाषाण काल को देखेंगे। यहाँ पे हेडिंग है आपका पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल आपका यहाँ पे हेडिंग है। अब जानते हैं ये 5 लाख से लेकर 10,000 बीसी तक का कालखंड था। अब देखिएगा इसकी कुछ विशेषताएं हैं। इस काल में मनुष्य पूर्णतया आखेट पर निर्भर था, यानी मानव इस समय पूरी तरीके से आखेट करता था, यानी अपने जीविकोपार्जन के लिए ये शिकार करता था और उसी पर निर्भर था। इसका भोजन मांस तथा कंदमूल हुआ करता था।
तो इनका भोजन आखेट वाला ही है। तो आखेट से जो मांस मिला या फिर जो इकट्ठा किया कंदमूल वही खाकर ये रह जाता था पूरा पाषाण काल में। फिर आगे देखें तो इस कालखंड में मानव खानाबदोश जीवन व्यतीत करते हुए केवल खाद्य पदार्थों का ही उपभोक्ता हुआ करता था। तो केवल खाद्य पदार्थ कहने का मतलब है जो इनको जो खानाबदोश जीवन का मतलब है, जो इधर से उधर ये खाने की तलाश में भटकते रहते थे और जहाँ खाद्य पदार्थ इनको मिल जाता था उसी का ये उपभोग कर लेते थे। इन्हें और अन्य किसी भौतिक या विलासी चीज़ें नहीं थी, ये केवल खाद्य पदार्थ के लिए ही परेशान रहते थे, खाद्य पदार्थों का ही उपभोक्ता हुआ करते थे। यहाँ तक कि उनका आवास भी पहाड़ों की गुफाओं, वृक्षों आदि पर हुआ करता था। अब देखिए आवास की बात करें यानी इनके रहने का स्थान भी गुफा, वृक्ष आदि प्राकृतिक स्थान है और ये केवल और केवल अपने भोजन के लिए चिंता करते थे और उसी की तलाश में इधर उधर भटकते रहते थे। फिर पूरा पाषाण काल एक लंबी अवधि है, तो अच्छा बताइए कितनी लंबी अवधि है दोस्तों, यहीं पे बताइए तो ज़रा। तो मैं आपको फिर से एक बार याद करा दूं, ये 5 लाख BC से लेकर 10,000 BC तक का कालखंड था। तो बताइए एक लंबी अवधि है कि नहीं। तो पूरा पाषाण काल एक लंबी अवधि है, अतः अध्ययन की सुगमता के लिए इसे भी 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। अब 3 भागों में इसे भी बांट दिया जाता है, एक निम्न पूरा पाषाण यानी लोअर पैलियोलिथिक, एक फिर मध्य पूरा पाषाण यानी मिडिल पैलियोलिथिक और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण यानी अपर पैलियोलिथिक के रूप में इसे भी बांट दिया जाता है। पूरा पाषाण काल का पुराना हिस्सा है और इसे भी आपने देखा 3 भागों में बांटकर हम देखते हैं। तो फिर से हमें एक हेडिंग बनाना होगा, निम्न पूरा पाषाण काल। पहले निम्न पूरा पाषाण काल की विशेषताओं को देखना होगा, फिर मध्य पूरा पाषाण काल की और फिर उच्च पूरा पाषाण काल की विशेषताओं को देखना होगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये आपको निम्न पूरा पाषाण काल हेडिंग से कभी परहेज मत कीजिएगा, बहुत सरलता से चीज़ें समझ में आ जाएंगी अगर समझने की कोशिश करेंगे और ये बहुत आसान है। मैंने आपसे इसके लिए प्रॉमिस भी किया है, आपको कहीं भी इसमें बहुत कठिनाई नहीं मिलने वाली है। अब है लोअर पैलियोलिथिक, मैंने जैसा कहा पहला हेडिंग हो गया है लोअर पैलियोलिथिक यानी निम्न पूरा पाषाण काल। अगर समय की बात करी जाए तो ये 5 लाख से 50,000 BC है। यानी अगर जैसा आपने ऊपर भी देखा था पाषाण काल को बांटा गया था आपका पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। इसमें पूरा पाषाण काल को अब 3 भागों में बांट दिया गया है, 1, 2 और 3, जिसमें एक है लोअर पैलियोलिथिक, एक है मिड पैलियोलिथिक और एक है आपका नियो पैलियोलिथिक के रूप में यानी नव पूरा पाषाण काल के रूप में या उच्च पूरा पाषाण काल के रूप में हम कहते हैं। यानी ये पूरा पाषाण काल के अंतर्गत पैलियोलिथिक के अंतर्गत भी एक पुराना वाला हिस्सा है। तो ये निम्न पूरा पाषाण काल है। इसकी समय की बात किया जाए तो ये 5 लाख से 50,000 BC तक का कालखंड होता है। यानी 5 लाख से लेकर 50,000 BC तक आपका लोअर पैलियोलिथिक है। वापस से मिड पैलियोलिथिक की बात करी जाएगी तो ये आपको 50 से 40,000 BC के आसपास हो जाएगा और नियो पैलियोलिथिक 40 से 10,000 BC तक होने वाला है। 40 से 10,000 BC ये आपका नियो पैलियोलिथिक होगा। तो हम लोग निम्न पूरा पाषाण काल को पहले देखते हैं जो 5 लाख से 50,000 वाला है। तो वही यही लिखा है 5 लाख से 50,000 तक के समय को भारत में निम्न पूरा पाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, यह मानव विकास का शुरुआती काल था। मानव विकास का ये एक शुरुआती फेज था, एक अर्ली पीरियड था जिसमें मानव विकास हो रहा था। भारत में पाषाण सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने चेन्नई के पास स्थित पल्लवरम नामक स्थान पर की थी। ये एक डबल स्टार्ड फैक्ट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो भारत में पाषाण सभ्यता की खोज किसने किया था, तो सर्वप्रथम 1863 में यानी 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने चेन्नई के पल्लवरम से एक यहाँ पे एक हैंड एक्स खोजा था। ये आगे भी आपको मिलेगा, एक हाथ की कुल्हाड़ी जिसे हस्त कुठार कहा जाता है, इसे खोजा गया था रॉबर्ट ब्रूसफुट द्वारा। तो ये आपकी पाषाण सभ्यता की खोज मानी जाती है। बात करें तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलस तथा होमो इरेक्टस, ये 3 आपको मानवों के नाम हैं। ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलस और होमो इरेक्टस, इन तीनों का संबंध निम्न पूरा पाषाण काल से था। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा मानव 5 प्रकार के हुए हैं, यानी 5 मानव इतिहास में एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में आपको देखने को मिलते हैं। मुख्य तौर पर
जिसमें सबसे पहला जो मानव था वो था आपका ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस ये आपका पहला मानव था। फिर जो दूसरा मानव था ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बाद वो था होमो हैबिलस। जो तीसरा मानव था वो था होमो इरेक्टस। और जो चौथा मानव था उसे हम लोग जानते हैं निएंडरथल के रूप में, निएंडरथल। और जो पांचवा मानव था वो सबसे आधुनिक मानव था और उनसे होमो सेपियंस के रूप में जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल और होमो सेपियंस, ये 5 प्रकार के मानव हुए हैं। इसमें जो ऊपर वाला जो तीनों मानव है यानी ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलस और होमो इरेक्टस, इन तीनों का संबंध ही आपके निम्न पूरा पाषाण काल जो आपका ये टॉपिक है इससे था। इस निम्न पूरा पाषाण काल से आपके इन तीनों मानवों का संबंध है। फिर आगे वाले काल से हो निएंडरथल और फिर होमो सेपियंस का संबंध होगा। इस काल का अधिकांश हिस्सा हीम काल के अंतर्गत आता है। अब ये समझने की बात है आइस एज यानी हीम काल क्या है। दोस्तों ऐसा माना जाता है, वैज्ञानिकों ने ऐसा सिद्ध किया है, इस पृथ्वी पर कुछ समय के बाद ऐसा समय आता है जिसमें पूरी पृथ्वी का अधिकांश भाग बर्फ से ढक जाता है, उसे हिमकाल कहा जाता है। अभी कार्बोनिफेरस सबसे आपका लेटेस्ट हिमकाल का दौर था। इसके बाद फिर एक बार ऐसा समय आता है जिसमें पूरे पृथ्वी का बर्फ फिर से पानी बन जाता है, यानी वो फिर से पिघल जाता है और इसे अंतर हिमयुग कहते हैं। और यही अंतर हिमयुग वर्तमान में जारी हो रहा है, जिसे प्लीस्टोसीन और होलोसीन काल कहा जाता है। तो इस काल में यानी हम कह रहे हैं पूरा पाषाण काल में अधिकांश पृथ्वी का जो हिस्सा था वो बर्फ से ढका था, हिम काल के अंतर्गत था। इस काल में मानव ने अपने विकास के लिए कोर उपकरणों का निर्माण किया था। ध्यान दीजिएगा, कोर उपकरण का मतलब होता है जो कठोर वाले, इस तरीके से जो आपके औजार होते हैं ये कोर उपकरण कहलाते हैं। इस कोर उपकरण का इस तरीके से निर्माण किया गया मानवों द्वारा। और किस चीज़ का है बताइए जरा, पत्थरों का है। उपकरण बनाने के लिए क्वार्टजाइट जैसे कठोर पत्थरों का निर्माण किया गया। देखिए आगे चल के आप देखेंगे चर्ट सिलखड़ी जैसे मुलायम पत्थर भी आएंगे, लेकिन इस काल में क्वार्टजाइट जैसे आपके कठोर पत्थर जो हार्ड रॉक है इनका उपयोग किया जा रहा है पूरा पाषाण काल के रूप में। मानव द्वारा निर्मित इस काल के मुख्य औजार हैंड एक्स है। अभी अभी मैंने बताया था हाथ की कुल्हाड़ी, क्लीवर, चापर और चापिंग भी इस काल के प्रमुख औजार थे। ये औजारों का नाम है। जैसे चापर की मैं आपको बताऊं पिक्चर बनाकर थोड़ा सा, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इनके दोनों ओर धार है। ये यहाँ से इसको होल्ड कर ले सकते हैं, यहाँ से होल्ड कर लेंगे, और इधर दोनों ओर धार है तो इस रूप में इसका प्रयोग कर लेते थे। ठीक है, वे हैंड एक्स का प्रयोग काटने के लिए, अब हाथ की कुल्हाड़ी जैसे मैं यहाँ बना दूँ आपको हाथ की कुल्हाड़ी, इस तरीके से जो है ये हाथ की कुल्हाड़ी बनाते थे, यहाँ से होल्ड करके यहाँ से जो है ये कुछ करेंगे। तो हैंड एक्स का प्रयोग काटने के लिए, क्लीवर का प्रयोग छीलने के लिए किया जाता था। अभी मैंने जैसे चापर का बनाया है वैसे ही क्लीवर भी होता था, जिसमें ऐसे करके यहाँ पे धार बनी होती थी और यहाँ से ये लोग होल्ड करते थे। तो क्लीवर का प्रयोग छीलने के लिए, चापर में एक धार तथा चॉपिंग में दोनों ओर धार होता था। ठीक है, ये इस तरीके से है। भारत में पहला हैंड एक्स, अब ये डबल स्टार्ट वाला क्वेश्चन मतलब पॉइंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में पहला हैंड एक्स यानी पहला हाथ का कुल्हाड़ी, आपने देखा नहीं हाथ की कुल्हाड़ी, तो पहला हैंड एक्स चेन्नई के पास 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने प्राप्त किया था। अब ये आप जानते हैं, मैंने ऊपर भी बताया था, रॉबर्ट ब्रूस फूट एक प्रमुख वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 1863 में आपका हैंड एक्स प्राप्त किया यानी हस्त कुठार प्राप्त किया था, और यही पाषाण काल के खोज करने वाले व्यक्ति भी जाने जाते हैं। इसके कुछ समय के बाद एक और हैंड एक्स अतीर पक्कम से मिला था। इनके ही मित्र थे रॉबर्ट ब्रूस फूट के, और इनको अतीर पक्कम से एक और हैंड एक्स मिला था, हाथ की कुल्हाड़ी मिली थी। आगे देखते हैं तो केरल तथा ऊपरी गंगा घाटी को छोड़कर देश के समस्त हिस्से से निम्न पूरा पाषाणकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। अगर केरल और ऊपरी गंगा घाटी को छोड़ दिया जाए, देखिए ऊपरी गंगा घाटी का क्या मतलब है, तो गंगा इस रास्ते से होकर बहती है
अब ऊपरी गंगा घाटी यानी इस एरिया की बात अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी एरिया हैं इसमें, और केरला की बात छोड़ दिया जाए तो आपके ये नीचे जो नर्मदा से लेकर और ये पूरा जो इलाका है, ये वाली जो इलाका है, मैं इसको अदर से थोड़ा सा दिखाता हूँ, अदर कलर से दिखाता हूँ। तो ये वाला जो पूरा इलाका है, इस वाले इलाके से आपका निम्न पूरा पाषाणकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। तो अब देखिए केरल तथा ऊपरी गंगा घाटी को छोड़ दिया जाए तो देश के समस्त हिस्से से निम्न पूरा पाषाण काल के स्थल प्राप्त हुए हैं। इस काल के उपकरणों को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है। एक कौन है? चापर चापिंग पेबुल संस्कृति, इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है, यहाँ आपको मिलेगा, इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। और जो दूसरा है वो है हैंड एक्स संस्कृति यानी हस्त कुठार संस्कृति। तो आइए पहला जो है चापर चेपिंग पेबुल संस्कृति को देखते हैं। ठीक है, तो चापर चेपिंग पेबुल संस्कृति को देखते हैं। इसके उपकरण सबसे पहले पंजाब की सोहन घाटी जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है से प्राप्त हुए हैं। तो देखिए इस काल के उपकरण आपके भारत में जो पाकिस्तान का एरिया है, यहाँ वाला सोहन घाटी का एरिया है, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो पंजाब की सोहन घाटी है, देखिए एक पंजाब पाकिस्तान में भी है, एक भारत में भी है, तो पंजाब की सोहन घाटी से आपका ये प्राप्त हुआ है, इसीलिए इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। सोहन संस्कृति में बटिकास्म उपकरणों की प्रधानता है। ध्यान दीजिएगा, यही कोर उपकरण बटिकास्म उपकरण कहलाते हैं। तो बटिकास्म उपकरणों की प्रधानता है जिन्हें साधारणतः गरासे या खंडक उपकरणों का रूप दिया गया है। ये गरासे की तरह, गरासे आप लोग देखते होंगे अपने घरों में, ये गरासे या खंडक की तरह के उपकरणों के रूप में मिलते हैं सोहन संस्कृति में। ध्यान दीजिएगा, जिस पर मैं डबल स्टार्ट करवाऊं उसे विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ आप देखेंगे सोहन घाटी का सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने किया था। तो आपसे पूछा जाएगा सोहन घाटी का उत्खनन किसने करवाया है या कौन से यहाँ किया है? तो सोहन घाटी में 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में कैम्ब्रिज अभियान दल ने किया था। यहाँ काफ़ी रिसर्च किया है और यहाँ से प्राप्त उपकरणों को आरंभिक सोहन, उत्तरकालीन सोहन और चौतरा सोहन नाम दिया गया है। जैसे आपने देखा पाषाण काल वाले को लोअर, निम्न, मध्य और उच्च में डिवाइड किया गया था, वैसे ही यहाँ भी आरंभिक सोहन, उत्तरकालीन सोहन और चौतरा सोहन का नाम देकर बताया गया है डी टेरा के कैम्ब्रिज अभियान दलों द्वारा। तो ये है आपका पहली तरीके से एक आपका चापर चापिंग पेबुल संस्कृति। अब दूसरा संस्कृति का नाम आपको पता है, दूसरा संस्कृति क्या था? तो दूसरा संस्कृति था हैंडेक्स संस्कृति। आइए इसे देखते हैं। अब इसके उपकरण सर्वप्रथम चेन्नई के समीप बदमदुरै और अतीरपक्कम से प्राप्त किए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, वो वाली सोहन घाटी पाकिस्तान में है और ये आपके दक्षिण भारत में बदमदुरै और अतीरपक्कम से प्राप्त किए गए हैं। ये दोनों तमिलनाडु के इस एरिया में हैं, तो यहाँ से प्राप्त किए गए हैं। ये साधारण पत्थरों से कोर तथा फलक प्रणाली द्वारा निर्मित किए गए हैं। ये साधारण पत्थरों से कोर तथा फलक प्रणाली द्वारा निर्मित किए गए हैं। फलक प्रणाली का मतलब होता है ब्लेड वाले उपकरण। तो यहाँ कोर के साथ साथ यानी कोर वाले उपकरण के साथ साथ यहाँ पर फलक प्रणाली यानी ब्लेड वाले उपकरण भी प्रयोग किए गए हैं। कोर को अगर सिंपली अगर समझे ना तो एक जैसे कि कोई चीज़ ठोकने के काम में जो आए वो कोर उपकरण है, इसमें बहुत ज़्यादा धार नहीं होती है, जबकि ब्लेड वाली जो फलक प्रणाली वाली है इसमें धार होती है। तो हैंड एक्स है, हाथ की कुल्हाड़ी है, तो यहाँ इसमें थोड़ी सी धार भी पत्थर की ही धार बनाई गई है। फिर बात करते हैं तो भारतीय उपमहाद्वीप में निम्न पूरा पाषाण काल के कई स्थल होने के प्रमाण मिले हैं। अभी देखिए आपने दो तो देख ही लिया, एक सोहन घाटी और एक इधर अतीरपक्कम वगैरह, जैसे यहाँ पर क्या था बदमदुरै और अतीरपक्कम, ये सब चेन्नई के समय तमिलनाडु के समीप। इसके अलावा कुछ मुख्य स्थल और भी मिले हैं, तो कुछ मुख्य स्थल और देखिए सोहन घाटी की दोबारा जिक्र किया गया। सोहन घाटी भारत में निम्न पूरा पाषाण काल का प्रतिनिधित्व करने वाला महत्वपूर्ण स्थल है। दोस्तों यहाँ पे ये परेशान मत होइएगा जो हाँ अब ये पाकिस्तान में है तो भारत का कैसे कहा जा रहा है,
उस समय सारा भारत का ही पार्ट था, इसलिए ये भारत में ही निम्न पुरापाषाण काल का प्रतिनिधित्व करने वाला स्थल माना जाता है। यहाँ हिम युग होने के भी साक्ष्य मिलते हैं, अभी अभी मैं बता चुका हूँ जो हिम युग क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो हिम युग के भी इसमें प्रमाण मिलते हैं। फिर सोहन घाटी आधुनिक पाकिस्तान में है, ये आधुनिक लोकेशन भी आपने देख लिया। इसके बाद बेलन घाटी की बात करते हैं। बेलन घाटी, तो बेलन घाटी में भारत के तीनों चरण, बेलन घाटी में भारत के तीनों चरण निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। हमने ऊपर बताया था ना, पुरापाषाण काल 3 भागों में बटा होता है, निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण काल। तो बेलन घाटी एक ऐसा स्थल है जहाँ इन तीनों के प्रमाण मिलते हैं। और बेलन घाटी है कहाँ? तो बेलन घाटी मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में स्थित होता है। तो बेलन घाटी मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में आपका स्थित होता है। इसके अलावा डिडवाना नहीं, डिडवाना, इसके अलावा डिडवाना जो राजस्थान में है, भीमबेटका मध्य प्रदेश, पल्लवरम और अतीरपक्कम भी महत्वपूर्ण निम्न पुरापाषाण के स्थल होते हैं। तो इन्हें भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके जो हैं एक तरीके से हम कहते हैं पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल है। अब मध्य पुरापाषाण काल की बात करते हैं। मध्य पुरापाषाण काल में बात करें तो इसकी समय सीमा 50,000 से लेकर 40,000 BC निर्धारित की जाती है। एक बार मैं ऊपर फिर से आपको दिखाना चाहूँगा जहाँ हमने इसको बांटा था, इसको हम लोगों ने बांटा था। हमने कहा था लोअर पैलियोलिथिक, मिड पैलियोलिथिक, देखिए 50 से 40,000 की BC की बात की, 50 से 40,000 BC की बात की गई है, तो ये मिड पैलियोलिथिक है, इसी की बात हम लोग कर रहे हैं। फिर इसके बाद नियो पैलियोलिथिक होगा जो 40,000 से 10,000 BC तक होगा। तो आइए फिर वहाँ देखते हैं। हाँ, यहाँ थे हम लोग। तो मध्य पुरापाषाण काल की समय सीमा 50,000 से 40,000 BC निर्धारित की जाती है। नियंडरथल मानव का संबंध इसी काल से था। भैया मानव मैंने 5 बताया था, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, नियंडरथल और होमोसेपियंस। तो यहाँ आपकी जो है नियंडरथल मानव का संबंध इसी काल से है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इस काल के औजार प्रौद्योगिकी की विशेषताएं थी पपड़ी यानी सल्क निर्मित औजार उद्योग, यानी यहाँ पर एक तरीके से जो पपड़ियाँ होती हैं, जो एक उसमें से हम कह सकते हैं जो किसी भी पत्थर को अगर आप देखते हैं तो उसका एक कभी कभी इसमें से ऐसे निकल जाता है ना, जैसे बाहुबली मूवी में देखे होंगे आप लोग, जो एक उसमें से चट उखाड़ कर जो है पपड़ी उखाड़ कर वो उसको बर्फ़ पर पिघलता हुआ आ जाता है। तो वैसे ही यहाँ पत्थरों से उसकी पपड़ी निकाल कर पपड़ियों से औजार बनाए गए, तो उससे धार हो जाता था। तो जैसे जैसे मानव का दिमाग बढ़ा है तो वो इसमें ये करता है। अब चूंकि ये ऐसा बना लेता है, धार हो जाता है, इसीलिए इस काल को फलक संस्कृति यानी ब्लेड कल्चर के रूप में भी जाना जाता है। फलक संस्कृति काल भी कहा जाता है। तो इस काल में कोर के बजाय फलक या पपड़ी उपकरणों का निर्माण किया गया है, यानी ब्लेड वाले उपकरण का निर्माण यहाँ पर किया गया है। इस काल में मानव के हथियार बनाने की तकनीकी में भी परिवर्तन दिखाई देता है। ध्यान देखेंगे, हथियार पहले कोर वाले थे, अब ब्लेड वाले बहुतायत से मिलते हैं, तो इनमें हथियार बनाने में भी परिवर्तन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। औजार बनाने में चर्ट तथा जैस्पर जैसे नरम पत्थरों का प्रयोग किया गया है। ध्यान देंगे, वहाँ जो औजार थे वो कोर वाले, वहाँ जो औजार थे वो कोर वाले थे और उसके लिए क्वार्ट्ज़ जैसे कठोर पत्थर था, जबकि यहाँ ब्लेड वाले के लिए चर्ट और जेस्पर जैसे नरम पत्थरों का प्रयोग किया गया है। और अधिकांश औजार फलक वाले बनाए गए हैं। वहाँ जो अधिकांश औजार थे वो कोर वाले थे और यहाँ अधिकांश औजार फलक वाले बनाए गए हैं। ये इसकी विशेषताएं हैं। अब कौन कौन औजार है? तो औजारों में खुरचनी, स्क्रैपर, बेधनी यानी पॉइंटर, बेधक यानी बोर्ड्स, लक्षणी आदि प्रमुख थे। तो वहाँ के औजार हैंड एक्स थे और यहाँ के औजार एकदम शार्प वाली जो है, तीखी वाली जो है, और या अगर लंबी वाली भी है तो खुरचनी, इस तरीके से यहाँ पर धार है। तो इस तरीके से अब औजार का चीज़ें थोड़ी सी बदल गई है, एडवांस हो गई है। फिर भारत में मध्य पुरापाषाण काल के स्थल के प्रमाण गोदावरी तट और नर्मदा घाटी से प्राप्त होती है। भारत में अब से ये पूछा जाएगा मध्य पुरापाषाण काल का स्थल कहाँ है, तो गोदावरी और नर्मदा घाटी पर। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है,
जो गोदावरी के तट पर स्थित नेवासा इस काल का प्रतिनिधित्व करता है, ये तो आप जान ही गए हैं। नर्मदा घाटी के हथनौरा नामक स्थान से मानव का प्रथम जीवाश्म प्राप्त हुआ है। ये आपका डबल स्टार्ड क्वेश्चन है, जिसमें आपको ध्यान रखना है पहला मानव हथनौरा यानी हथनौरा नामक स्थान से यानी नर्मदा घाटी के क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस तरह के काल के औजार अधिकांशतः मध्य भारत, दक्कन, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और उड़ीसा में पाए गए हैं। तो दो नदी आपको याद रखना है, गोदावरी और दूसरा नर्मदा। और नर्मदा में भी हथनौरा मानव पूछा जाएगा आपसे, हथनौरा मानव कहाँ से मिला है या फिर मानव का पहला जीवाश्म कहाँ से मिला है, तो वो नर्मदा घाटी हथनौरा है। इससे एक ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, मानव सबसे पहले कहाँ रहते थे, तो मानव सबसे पहले नर्मदा नदी के तट पर या गोदावरी नदी के तट पर रहते थे। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पूरा पाषाण काल का अंतिम जो ये होता है वो है उच्च या उत्तर पूरा पाषाण काल। उच्च या उत्तर पूरा पाषाण काल, और ये काफ़ी आसान भी है। देखिए, इसकी समय सीमा तो आप पहले ही देख चुके थे, 40,000 से लेकर 10,000 BC तक होती है। और इस काल के बाद मध्य पाषाण काल आ जाता है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। ये पूरा पाषाण काल का उत्तर पूरा पाषाण या उच्च पूरा पाषाण है। लेकिन पाषाण काल को तो 3 भागों में बांटा गया था ना, पाषाण काल को 3 भागों में तो बांटा गया था। एक आप था पूरा पाषाण, एक फिर था मध्य पाषाण, एक था नव पाषाण। तो ये पूरा पाषाण काल का तीनों था, निम्न, उच्च, निम्न, मध्य और उच्च। लेकिन इसके बाद फिर से मध्य पाषाण काल की शुरुआत होगी। तो उच्च या उत्तर पूरा पाषाण काल की समय सीमा होती है 40,000 से 10,000 BC, और इस काल के बाद मध्य पाषाण काल माना जाता है। अब ध्यान रखेंगे, अब मध्य पाषाण काल जो है आपको यहाँ पे देखना है, थोड़ा सा इसमें और देखिए कुछ पॉइंट है। इस समय तक आधुनिक मानव होमो सेपियंस पृथ्वी पर आ चुका था। ध्यान रखेंगे, मानव 5 तरह के होते थे, तो आधुनिक मानव होमो सेपियंस इस समय पृथ्वी पर आ चुके थे। इस काल में कई नवीन परिवर्तन हुए। भाई, उसका ब्रेन शक्ति ज़्यादा थी, तो उसने कई नवीन परिवर्तन किया तथा मानव गतिविधियों में पहले की अपेक्षा थोड़ी सी अधिक वृद्धि हुई। इस काल में मानव जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन के प्रमाण हुए हैं, यानी यहाँ कुछ विशेष परिवर्तन हुआ उनके जीवन में। हालांकि अभी भी मानव की जीविका का साधन शिकार ही था, लेकिन सामुदायिक जीवन का विकास हो चुका था और वो झुंड में रहने लगे थे। ध्यान रखेंगे, एक जगह नहीं है, लेकिन हाँ, पहले इक्का दुक्का रहते थे, अब ये झुंड में रहने लगे हैं। हालांकि अभी भी सामाजिक असमानताओं एवं व्यक्तिगत संपत्ति की भावना का उदय नहीं हुआ था। यहाँ कलेक्टिव प्रॉपर्टी की बात की जा रही थी अभी भी। फिर भी श्रम विभाजन थोड़ा बहुत हो चुका था, जैसे कि पुरुष भोजन संग्रह का काम करता था और महिलाएं घर का देखभाल करती थी। सामाजिक असमानता वो नहीं हुआ है अभी, व्यक्तिगत संपत्ति की भावना का उदय नहीं हुआ है, लेकिन पुरुष एवं महिलाओं के बीच श्रम विभाजन थोड़ा सा प्रारंभ हो चुका है, जिसमें पुरुषों को कहा गया आप भोजन संग्रह कर भोजन ले आइए, और महिलाएं घर का देखभाल करने की जिम्मेदारी उठाने लगी। तो यहाँ पे एक तरीके से धीरे धीरे शुरुआत हो रही है इन चीज़ों की, जिसे हम कह सकते हैं श्रम विभाजन की ओर बढ़ रहा है चीज़ें। ठीक है, श्रम विभाजन की ओर चीज़ें बढ़ रही थी। निवास के लिए गुफाओं के अलावा संभवतः झोपड़ियाँ भी बनाई जाने लगी थी। अब लोग प्राकृतिक गुफा के अलावा थोड़ी सी झोपड़ियाँ वगैरह भी कहीं कहीं बनाने लगे थे। हड्डियों से बनी सुइयों की सहायता से जानवरों के चमड़े को वस्त्र के रूप में सिलकर पहना जाने लगा था। तो अब ये थोड़े से मृगछाल वगैरह जो पशुओं की छाल है, उसको चमड़े को हड्डी की बनी सुई से सिलकर पहनने लगे थे। अब कला एवं धर्म के प्रति लोगों की अभिरुचि बढ़ी। भीमबेटका के कुछ ऐसी गुफाओं में चित्र पाए गए हैं जहां प्रकाश का पहुंचना कठिन है। ध्यान रखेंगे, ये कुछ ऐसी गुफाओं में अंदर रहते थे जहां प्रकाश भी नहीं जा सकती है, और वहां ये लोग चित्रकारी कर रहे हैं। और एक चित्र में तो ऐसा लग रहा है जैसे टॉर्च जलाया गया हो, इस तरीके से कुछ ऐसा बनाया गया है। कुछ चित्र तो ऐसे हैं जिन्हें बनाते समय कलाकार को काफ़ी कष्टमय दशा में बैठना पड़ा होगा। हाँ, एकदम गुफाओं के एकदम बीच में है और काफ़ी कंजस्टेड बना हुआ है, और उसमें उन्होंने बहुत ही अपनी दिमाग लगाकर उस चित्रकारी को किया है। और भीमबेटका इसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, ये नाम आपको बिल्कुल याद रखना है। भीमबेटका ये अब्दुल्लागंज रायसेन पहाड़ी पर स्थित है और मध्य प्रदेश में है। इसको ध्यान रखेंगे।
तो ये भीमबेटका गुफा चित्र के लिए काफ़ी प्रसिद्ध होता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शायद गुफा मंदिर के समान ही रही होगी और इन्हें बनाने के पीछे इनका विश्वास जानवरों को बस में करना रहा होगा। कुछ इतिहासकार ऐसा सोचते हैं, ये लोग जब उस गुफा में जाकर किसी जानवर का चित्र बना देते हैं तो वो जानवर उनका नुकसान नहीं करेगा, इनकी बात मानेगा, इनके बस में रहेगा, तो इस विश्वास के साथ वो चित्र बनाते रहेंगे, ऐसा भी कुछ इतिहासकारों का कहना है। इस काल में ब्लेड, पॉइंट, बुरीन जैसे फलक निर्माणों के साथ ही हड्डियों के उपकरण भी बनाए जाने लगे। ध्यान रखेंगे, अगर हम आपने देखा होगा तो पाषाण काल में पूरा पाषाण काल की ही बात कर लेते हैं, पूरा पाषाण काल अभी पढ़ रहे हैं, तो इसमें जहाँ 3 युग हैं, एक है लोअर वाला, एक है मिड वाला और एक अपर वाला, जो अभी हम लोग जिसको पढ़ रहे हैं। तो लोअर वाले में इसने कोर उपकरण बनाए थे, मिडिल वाले में फलक उपकरण बनाए थे, और जो अपर वाला है इसमें इसने फलक वाले के साथ साथ अब इसने हड्डी के औजार भी बनाना शुरू कर दिया था। तो ये थोड़ी सी जैसे जैसे समय बच रही है, समय बढ़ रही है, इन्होंने अपने हथियार को एडवांस करना शुरू किया है, तो हड्डियों के उपकरण भी यहाँ पे बनाए जाने लगे हैं। कला तथा चित्रकला के साथ ही नक्काशी का भी विकास हुआ। भारत में इस काल में कई कलात्मक नमूने प्राप्त हुए हैं। फिर बेलन घाटी के लोहदा नाला नामक स्थान से अस्थि की बनी मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ये फिर डबल स्टार्ट है आपका, जो बेलन घाटी के लोहदा नाला क्षेत्र से, बेलन घाटी के लोहदा नाला नामक स्थान से अस्थि की बनी मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ये स्टेटमेंट के जरिए डायरेक्ट पूछा जा सकता है, अस्थि की बनी मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो वो मिली है आपकी बेलन घाटी के क्षेत्र से। इसी प्रकार भीमबेटका के प्राकृतिक शैलाश्रयों से कई गुफा चित्रकारियाँ प्राप्त होती है। भीमबेटका मैंने चर्चा किया है आपके साथ। इस काल में मनुष्यों ने देश के कई शैलाश्रयों में गुफा चित्रकारी के नमूने छोड़ रखे हैं। उत्तर प्रदेश में लेखनिया, कोहबर, विजयगढ़, मध्य प्रदेश में आदमगढ़, भीमबेटका, धर्मपुरी, भोजपुर, छत्तीसगढ़ में काबरा पहाड़, जोगीमारा गुफाएं और तमिलनाडु में एडक्कल, कनाल और आंध्र प्रदेश में कोप्पल ऐसे प्रमुख स्थल है जहां गुफा चित्रकारी की गई है। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद है मध्य पाषाण काल, और मध्य पाषाण काल की बात करते हैं, लेकिन इससे पहले जरा एक बार फिर से चीज़ों को देखिए। आपने देखा किस तरीके से पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। उससे भी पहले बता दें तो पत्थर का उपयोग मानव ने किया, तो इसीलिए इसे पाषाण काल कहा जाता है। और इसे समय की बात करें तो ये 5 लाख BC से लेकर 3000 BC तक मानी जाती है। लंबा कालखंड है, 3 भागों में बांटकर इसे समझा गया था, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, जिसमें पूरा पाषाण काल 5 लाख से लेकर 10,000 BC तक का था। अब ये भी एक लंबा कालखंड है, इसीलिए हमने पूरा पाषाण काल को भी निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल में बांटकर पढ़ा है। अब इसके बाद मध्य पाषाण काल है और नव पाषाण काल है, ये दोनों आपको देखना है। तो चलिए आज छोटा छोटा ही क्लास रखते हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ। तो इस क्लास को अच्छे से समझिएगा, नोट्स बनाइएगा, बाकी PDF में आपको दे दूंगा अगर आपकी डिमांड होगी तो आप इसको जो है पढ़िए बहुत मन से, और बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको। मैं आपको बता रहा हूँ पाषाण का प्राचीन भारत के इतिहास से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, ये बहुत रोचक है, शुरुआती है, केवल और केवल आपको 8 टॉपिक में ये पूरा प्राचीन भारत या एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री समाप्त हो जाएगी, जिसमें सबसे पहले स्टोन एज, फिर कॉपर एज, फिर वैदिक एज, फिर बुद्धा एज, मौर्य एज, लेटर मौर्य एज, गुप्ता एज और लेटर गुप्ता एज। इन 8 टॉपिक में आपका पूरा पाषाण काल समाप्त हो जाएगा और एक भी प्रश्न इससे आप छोड़ नहीं पाएंगे। इसके साथ ही मैं आपको क्वेश्चन सेशन भी करवा दूंगा ताकि आपकी बिल्कुल चीज़ें छूट ना पाए। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर पहली बार आ रहे हैं, अगर क्लासेस आपको समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे भी वीडियो दिखे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।